हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत करते हैं मेडिकोज वाइब में, जहाँ हम आज बात करने वाले सेल इंजरी में। तो जैसे हमने पैथोलॉजी का ये नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि अगर एक सेल है, नॉर्मल सेल है, अगर उस पर कोई भी फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल स्ट्रेस अगर उसे पड़ता है तो उसकी वजह से वो या तो सेल अपने आप को बचाने के लिए या तो सेल अडेप्ट करेगी। अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाती है तो सेल इंजरी हो जाती है। तो सेल इंजरी हमारी सबसे पहले सेल इंजरी स्टार्ट होती है, सबसे पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। तो जैसे अगर स्ट्रेस कंटिन्यू है तो रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो उसके बाद फिर उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जहाँ तक अगर स्ट्रेस फिर भी कंटिन्यू रहता है तो रिवर्सिबल सेल इंजरी फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँचती है। उसके बाद भी अगर स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है फिर हो जाता है हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी, कि अगर हम अब स्ट्रेस को हटा भी दे तो भी सेल अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं जा सकती, जहाँ की रिवर्सिबल सेल इंजरी पे जा सकती थी। तो अगर इरिवर्सिबल पे भी स्टिल कंटिन्यू रहता है स्ट्रेस, तो वो जाके आगे हमें लीड्स करती है सेल डेथ पे। तो हमने सेल इंजरी हमें पता है दो तरीके की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। अब हम इसके डिफरेंसेस की बात करेंगे कि किस इन रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, सारा कुछ देखेंगे। तो रिवर्सिबल में जैसे हम देखें कि अगर एक सेल है, उसमें जैसे ये एक सेल है, इस सेल में अगर हमने मान लो जो यहाँ पे है ऑक्सीजन की कमी है, हाइपोक्सिया स्ट्रेस है, उसकी वजह से सेल क्या हो, सेल अडेप्ट नहीं कर पा रहा, सेल सबसे पहले कन्वर्ट होगा, सेल इंजरी होगी इसमें, रिवर्सिबल सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी। जैसे कि ये सेल है, इस सेल में इस्कीमिया होने की वजह से यहाँ पे खून की यहाँ पे कहीं पे भी क्लॉट है, कहीं पे भी यहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है इस सेल के आसपास। तो उसे एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी आसपास के सेल्स, और सबसे मेन कोज होगा रिवर्सिबल, सबसे पहले मेन कोज होगा सेल इंजरी का कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा नीड है, अर्जेंटली ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से O2 की यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी। O2 डेफिशिएंट होते ही हमें पता है कि हमारे सेल्स को ATP की रिक्वायरमेंट होती है, और ATP की रिक्वायरमेंट माइटोकॉन्ड्रिया करता है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन की मदद से। ATP की रिक्वायरमेंट पूरी सेल्स को उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन ही कमी हो जाएगा तो ATP भी कम हो जाएगा, ATP डिक्रीज होना बंद हो जाएगा। अब सेल में जितनी भी प्रोसेस होती है ATP से रिलेटेड, वो सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। उनके डिस्टर्ब होने की वजह से उसमें जो जो चेंजेस आएगा सेल के अंदर, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, और जो अंदर अंदर कुछ भी चेंजेस आता है उसको हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जैसे O2 हुआ, O2 डिक्रीज होने के बाद ATP घट गया, ATP पे अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन घट गया, ATP यहाँ पे डिक्रीज हो गया। अब ATP डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, सेल के अंदर ATP डिक्रीज हो गया, ATP पे सेल में तीन प्रोसेस में सेल में ATP की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उनकी वजह से सेल पूरा ही चेंज हो सकता है। जैसे कि सेल में सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है सोडियम पोटाशियम एटीपेज चैनल, सोडियम पोटाशियम एटीपेज चैनल। तो सोडियम पोटाशियम एटीपेज चैनल में क्या होता है कि जैसे ये एटीपेज चैनल है, इसमें क्या होता है, ये सोडियम पोटाशियम एटीपेज, इसमें ATP की मदद से क्या करता है कि जो सेल है इसमें सोडियम जो होता है 3 सोडियम को बाहर निकालता है, और इन रिटर्न 2 पोटाशियम अंदर लाता है। तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम एंड इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम करता है बाय द हेल्प ऑफ ATP की वजह से, ATP की रिक्वायरमेंट होती है। अगर यहाँ पे ATP हट जाती है तो ये वर्क नहीं करेगा, अंदर क्या होगा, अंदर सोडियम ज़्यादा हो जाएंगे, सोडियम इंक्रीज हो जाएगी, सोडियम की मात्रा। अब हमें यह पता है कि सोडियम जहाँ होगा उससे क्लोज आने की कोशिश वाटर करता है, बाहर वाटर है, H2O बाहर है। तो वाटर क्या करता है, वाटर हमेशा सोडियम की तरफ भागता है, तो ये इस अंदर जाएगा। अब ये अंदर जाएगा, इसकी वजह से क्या होता है कि ये वाटर को ज़्यादा सेल के अंदर, जो जैसे ये है
ये सेल है, बाहर चैनल था एटीपेज, ये वाटर अंदर भेजेगा, सेल के अंदर वाटर अंदर आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर की वजह से तो सेल होगा, वो सेल स्टार्ट स्वेलिंग, तो सेल स्वेल करना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे यहाँ आ जाएगा सेल स्वेलिंग, सेल स्वेलिंग आ जाएगा। अब सेल, जैसे ये सेल है, सेल स्वेल हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे गुब्बारा देखा ना, गुब्बारे में एक्सेस वाटर भर देते हैं, तो उसमें से कहीं से भी कुछ ऐसे निकल जाता है, कुछ ऐसे तो अदर अदर एक प्रोसेस, मतलब बाहर से सेल भी ऐसे ही स्वेल होता है, उसमें कुछ लेयर ज़्यादा स्वेल हो जाती है, जैसे ये, तो इनको बोलते हैं ब्लैप्स, ब्लैप्स। इनको बोलेंगे ब्लैप्स। ये है हमारी ब्लैप्स, ये ब्लैप्स हैं हमारे, तो ब्लैप्स फॉर्मेशन हो जाएंगे, ब्लैप्स फॉर्मेशन। और जैसे यहाँ पे, जैसे हमें पता है कि बाइलेड होती है हमारी, बाइलेड होती है, जैसे हमें पता है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो 2 लेयर से बनी होती है, तो बीच में क्या होता है कि कहीं पे स्वेलिंग की वजह से, तो कहीं पे थोड़ा गैप आ जाता है, गैप में ज़्यादा, और वहाँ पे कैल्शियम और फॉस्फेट डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है। कैल्शियम और फॉस्फेट यहाँ पे डिपॉजिट होने की वजह से क्या होगा, जो इस एरिया को बोलते हैं माइलिन फिगर्स बनना, माइलिन फिगर। तो माइलिन फिगर्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। अंदर क्या है, अंदर वाटर है सबसे। अब अंदर के मेन ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी स्वेल होना स्टार्ट कर देगा, और माइटोकॉन्ड्रिया भी, माइटोकॉन्ड्रिया स्वेलिंग। तो हमने ये देखा, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया भी स्वेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये हो गया एक अभी सोडियम पोटेशियम की वजह से होने की वजह से। अब हमें पता है कि जो सोडियम, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक, जैसे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनके ऊपर क्या होता है, प्रोटीन अटैच होती हैं। वो प्रोटीन उनसे एटीपेज की वजह से, एटीपी की वजह से अटैच होती है। जब एटीपी नहीं होगा तो वहाँ से डिस्पर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिटैचमेंट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम एक प्रोटीन तरह होता है, ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम अटैच होते हैं। वो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एक प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जिससे प्रोटीन बनती है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा। अब होता है हमारा सेल रेस्पिरेशन करता है। सेल रेस्पिरेशन में जैसे ग्लाइकोलाइसिस हुआ, तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस करता है। अब जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो एनएरोबिक करेगा। एनएरोबिक में क्या होता है, हमें एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस बढ़ जाएगी, एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज हो जाएगी। एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज हो जाएगी। हमें एंड प्रोडक्ट पता है एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और जब बार बार एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है, लैक्टिक एसिडोसिस बन जाएगा। ठीक, एसिडोसिस मतलब पीएच डिक्रीज हो जाएगी। पीएच डिक्रीज की वजह से क्या होता है, जो क्रोमोसोम ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, क्रोमोसोम्स मतलब अंदर हमारा न्यूक्लियर, तो जो क्रोमेटिन होगा वो क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, कंडेंस्ड न्यूक्लियर मटेरियल। तो हमने देखा प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगा, और इसमें लिपिड सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी, लिपिड सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी डिटैचमेंट की वजह से। तो हमने देखा सेल स्वेलिंग, ब्लैप्स फॉर्मेशन, माइलिन फिगर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर स्वेलिंग, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग। और जो माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग में ये याद रखना,
जो डेंसिटी होगी वो स्मॉल डेंसिटी, ये क्वेश्चन होता है मेन इम्पोर्टेंट। और जो ये हो गया सारा इरिवर्सिबल में होने वाली चेंजेस के बारे में। अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस में हम जो होते हैं ये सारे रिवर्सिबल वाले हैं। अब इरिवर्सिबल के बारे में बात करेंगे। तो इरिवर्सिबल चेंजेस में सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि ये जैसे कि अब डैमेज ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, मतलब अब क्या होता है, जैसे सबसे पहले मेम्ब्रेन डिसफंक्शन हुई। मेम्ब्रेन डिसफंक्शन या मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, 99% कैल्शियम बाहर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर होता है, और 1% होता है हमारा ER में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें 1% होता है इन दोनों को मिला के। अब क्या होता है कि मेम्ब्रेन डिसफंक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ से कैल्शियम अंदर आएगा, इंट्रासिस्टोलिक कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा, इंट्रासिस्टोलिक कैल्शियम इंक्रीज होगा। ये जाके कुछ एंजाइम्स को एक्टिव कर देगा, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, एक्टिव करता है प्रोटीएज, फोस्फोलाइपेज, एंडोन्यूक्लिएज और डीएनएज, एटीपेज। तो इनको एक्टिव कर देगा। एटीपेज की वजह से एटीपी सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। डीएनए की वजह से डीएनए एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को डैमेज करेगा। एंडोन्यूक्लियस भी डैमेज करेगा। फॉस्फोलाइपेज मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। प्रोटीएज प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन को डैमेज करेगा। तो अल्टीमेटली सारे ही जिससे हमारा सेल्स बना तो सबको डैमेज करके क्या करेगा, ये डैमेज करेगा। ये हो गया हमारा मेम्ब्रेन डिसफंक्शन। अब ये होता है कि एक माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो, या तो दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन में जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है। एक तो होती है हमारी नॉर्मल, जैसे नॉर्मल में क्या होता है, O2 से ATP प्लस वाटर बनता है, नॉर्मल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। तो अब उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल में क्या होता है, एबनॉर्मल में कि O2 से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स में जैसे H2O2, O2 नेगेटिव और HOH नेगेटिव। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है ये क्या करते हैं, डैमेज करते हैं हमारे सेल के स्ट्रक्चर्स को, सेल मेम्ब्रेन को, माइटोकॉन्ड्रिया को, डीएनए को। तो ये अल्टीमेटली एबनॉर्मल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से हमारे सेल को फिर से डैमेज पहुंचेगा। एक एंजाइम हमें पता है, जो सेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, बाइलेयर्ड होता है। तो बाइलेयर्ड के बीच में क्या होता है, साइटोक्रोम C होता है। साइटोक्रोम C एंजाइम क्या करता है, ये अगर लीक हो जाए ना सेल से, तो सेल को ये डैमेज करता है। सेल को क्या करता है, अपॉप्टोसिस कर देगा सेल को। अपॉप्टोसिस ए टाइप ऑफ सेल डेथ। तो ये सेल को डेथ कर देगा अगर ये बाई चांस लीक हो जाता है तो, साइटोक्रोम C। अब हम इसके बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल्स वाले में। तो फ्री रेडिकल्स बनते कैसे, जैसे O2 आया, O2 में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, O2 कन्वर्ट होता हमारा O2 नेगेटिव में। ये रेडिकल, पहला रेडिकल फिर कन्वर्ट होता H2O2 में। अब वो कन्वर्ट होगा OH नेगेटिव में, फिर होगा H2O में और ATP। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 2 इलेक्ट्रॉन तीसरा फोर्थ, तो ये क्या होते हैं, फिर ये कन्वर्ट ये ATP सिंथेसिस करते हैं। तो अब क्या होता है कि बाय चांस अगर कहीं बीच में रुक जाता, जैसे यहाँ पे रुक गया, तो O2 का इंक्रीज जो बीच में ये 3 आए हैं ना, ये है फ्री रेडिकल्स। अगर कहीं पे बाय चांस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रुकती है
तो ये फ्री रेडिकल्स जहाँ पे रुकी वही फ्री रेडिकल्स इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा और वो उतना ही डैमेज करेगा। तो इसमें सबसे जो डेडलिस्ट वन होता है ना, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो ये OH नेगेटिव वाला होता है। हाइड्रोक्सिल आयन मोस्ट डेडलिस्ट एंड मोस्ट पोटेंट फ्री रेडिकल आयन है। अगर ये सबसे ज़्यादा वो होता है, तो इनके ही अल्टरनेट में हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे हम पे, जैसे अगर यहाँ पे हो तो अगर यहाँ पे हमें कुछ ऐसे एंजाइम्स जो हमें फ्री रेडिकल से बचा सकते हैं, जैसे कि SOD, यहाँ पे सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज जो एंजाइम है, अगर O2 की इंक्रीज हो रहा तो उसमें सुपर ऑक्साइड डिस्मुटाइज एंजाइम, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज, ये यहाँ यूज होगा अगर फ्री रेडिकल से बचना है। तो H2O2 को अगर OH में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है GP, ग्लूटाथियोन फॉस्फेट, ग्लूटाफॉस्फेटेज हैं। अब H2O को अगर यहीं से हम सीधा ये वाली स्किप करनी है तो सीधा H2 बनाना है, तो यहाँ यूज होता है कैटलेज। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं कुछ जो हमें बचा सकते हैं फ्री रेडिकल्स से। ये तो बात हुई इनकी। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें इरिवर्सिबल में सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आता है। तो उसमें हमने देखा था कि सेल स्वेल होती है, तो इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन डिसफंक्शन की वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन डिसफंक्शन की वजह से मेम्ब्रेन डिफेक्ट हो जाता है। मतलब तो मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है, डिफेक्ट बन गया, तो यहाँ से क्या होगा, लीक करेगा, तो ये क्या होगा, श्रिंक होगा। ये सेल क्या होगा, सेल श्रिंकेज होगा, सेल श्रिंकेज होगा। अब सबसे पहला हुआ सेल श्रिंकेज। इसमें और भी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी क्या होंगे, वो भी श्रिंक होंगे। बस एक माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के, माइटोकॉन्ड्रिया स्वेल होगा, वो भी लार्ज डेंसिटी के साथ। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है माइटोकॉन्ड्रिया का। और सारे एंडोप्लाज्मिक भी श्रिंकेज होगा। इसमें जो सेल है, सेल की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसमें पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस, ये कुछ चेंजेस होते हैं। इसमें क्या होता है, पिक्नोसिस में क्या होता है, जो सेल है वो सबसे पहले कंडेंस्ड हुआ, ये हो गया पिक्नोसिस। फिर उसके बाद कंडेंस होने के बाद कैरियोरेक्सिस हुआ, कैरियोरेक्सिस मतलब फ्रेगमेंट्स में टूट गया, ये कैरियोरेक्सिस हो गया। अगर कैरियोलाइसिस क्या होता है, अब ये डिसोल्यूशन, मतलब जो ये था अब वो घुल जाएगा, तो वो कुछ ऐसे डिसोल्यूशन कैरियोलाइसिस होता है। तो ये चेंजेस अगर दिखते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी के। तो आई होप आपको ये इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल सेल इंजरी समझ में आई होगी। अगर अब अपने नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके सेल इंजरी के बाद पैथोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है सेल डेथ का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेल डेथ के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेल डेथ्स। तो all about cell deaths we can learn in next video. So hope you like this video. So let's meet you in next video. Thank you.